दोस्तों नमस्कार, एग्जाम टॉपर पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों जो टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं जेआईएस का, तो उसमें कल कुछ परेशानी कारण करवा नहीं पाए थे, तो 120 क्वेश्चन पर ही रोक देना पड़ा था। तो चलिए उसको आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। तो देखिए, भारत का नागरिक जो किसी उच्च न्यायालय के 5 वर्षों से न्यायाधीश है, उसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। एकदम सही है यह। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु में पूर्ण कर लेने पर सेवानिवृत्त होते हैं, यह भी सही है। पर जो सर्वोच्च न्यायालय के होते हैं वो 65 वर्ष में रिटायर होते हैं, और जो हाई कोर्ट के होते हैं वो 62 वर्ष में। नेक्स्ट है, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रस्ताव केवल लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा ही स्वीकार किया जा सकता है। तो यह गलत है, क्योंकि यह लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी के द्वारा कर सकता है। तो आपका 3 गलत हो जाएगा, 1 और 2 सही है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में है। तो भारत का महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, जिसका कर्तव्य ऐसे कानूनी मामलों पर भारत सरकार से सलाह देना है जो राष्ट्रपति द्वारा उसे निर्देशित किए जाते हैं। तो देखिए, भारत का महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत किया जाता है। तो वो जो है कि उसका कर्तव्य होता है कोई कानूनी सलाह हो तो उसे राष्ट्रपति को निर्देशित करे। नेक्स्ट है, भारत के सबसे लंबे समय तक सेवारत महान्यायवादी MC सीतलवाड़ थे, जो भारत के प्रथम महान्यायवादी थे। यह भी सही है, तो आपका 1 और 2 दोनों सही है, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि MC सीतलवाड़ पहले भारत के महान्यायवादी थे और ये बहुत लंबे समय तक रहे थे, 1950 से 1963 तक। नेक्स्ट 123 नंबर देख लेते हैं, पंचायती राज का उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए, पंचायती राज का जो है भारत के संविधान में भाग 9 में जोड़ा गया है। इसको 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज आया है, और पंचायती राज से कुछ समितियां बनी हैं, जैसे BR मेहता समिति है, अशोक मेहता समिति है, LM सिंघवी समिति है, PK थुंगन समिति है। ये सब पंचायती राज से संबंधित हैं। तो देखिए, पंचायती राज जो है, और यह एक संवैधानिक संस्था है। राजनीतिक ग्रामीण निवासियों की भागीदारी को सुनिश्चित करना है, यह नहीं है। लोकतंत्र की शक्ति का विकेंद्रीकरण करना है, यह सही है, आपका यही हो जाएगा, क्योंकि शक्ति का विकेंद्रीकरण एक जो है संघीय सरकार का रूप होता है, और भारत में संघीय सरकार का लक्षण यही पंचायती राज में देखने को मिलता है। देखने को अन्य जगह में भी मिलते हैं, लेकिन पंचायती राज में भी संघीय लक्षण देखने को मिलते हैं। जैसे केंद्रीकरण होता है, मतलब विकेंद्रीकरण का मतलब कि जो यह होते हैं, मतलब रक्षा व्यवस्था या कानून व्यवस्था, मतलब कि सभी चीज़ें जो है बटी होती हैं, सब में कोई एक ही व्यक्ति नहीं देखता है। तो आपका यह लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण होता है। नेक्स्ट है 124 नंबर देखेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। तो देखिए, यह संसद द्वारा आपातकाल के दौरान राज्य विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह तक प्रभावी रहते हैं, यह सही है। जब आपातकाल लागू होता है तो संसद के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, अगर आपातकाल समाप्त हो जाता है तो उसको 6 माह तक जो है कानून बनाए रहते हैं। और आर्टिकल 19 6 मूल अधिकार समाप्त हो जाते हैं, जिसके लिए संसद आपातकाल लागू करने के 7 दिन के अंदर आदेश पारित करना होता है। तो यह गलत है, क्योंकि यह स्वतः समाप्त हो जाते हैं, इसके लिए जो कोई अनुच्छेद जो है लाना नहीं होता, कोई आर्टिकल लाना नहीं होता है। आर्टिकल 19 अपने आप समाप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है, आपको सही युग्म का मिलान करना है। तो देखिए, विषय है और सूची, जनगणना संघ सूची का विषय है, उद्योग राज्य सूची का विषय है, और निगम कर भी संघ सूची का विषय है। डाकघर बचत योजना राज्य सूची का विषय नहीं है, यह संघ सूची का विषय है, तो आपका यह गलत हो जाएगा। और देखिए, 4 किस में है, 1 में है, B में है, तो यह सब गलत हो जाएंगे, और D में कोई नहीं है, तो आपका ऑप्शन C हो जाएगा, 1 2 3 5। और पशुओं को प्रतिकूलता का निवारण समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, आर्टिकल है और कौन सही सुमेलित है, इसका करना है। तो देखिए, आर्टिकल 110 है, धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, 110 में सही है। आर्टिकल 266 है, विधि प्राधिकार के सिवाय किसी कर की उगाही या संग्रहण नहीं किया जा सकता है, यह भी सही है आपका। अब जो है कि इसमें दिया है कि 265 नंबर आर्टिकल है, इसमें विधायिका के प्राधिकार के बिना कोई व्यय नहीं किया जाएगा, यह भी सही है। अब 119 नंबर वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध है, यह गलत है, क्योंकि 119 में है, संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन करना। संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया, मतलब वित्तीय कार्य संबंधी जो प्रक्रिया है उसका विनियमन करने से है, ठीक है। तो इसमें जो है ये गलत हो जाएगा 4 नंबर। और
यह वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध या आर्टिकल जो है 117 में है, 117 में है। तो आपका 4 जिसमें जिसमें अलग हो जाएगा। तो देखिए किसमें किसमें है, तो देखिए ए और सी कट जाएगा, तो आपका 2 भी कट जाएगा क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा सही है, तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3। फिर से देख लीजिए, धन विधेयक की परिभाषा 110 में है, 266 में है, विधि प्राधिकार के सिवाय किसी कर की उगाही या संग्रहण नहीं किया जा सकता, विधायिका के प्राधिकार के बिना कोई भी व्यय नहीं किया जाएगा, यह भी सही है, तीनों सही है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, भारतीय संविधान में उल्लिखित समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। तो देखिए समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान यह एक विधिक अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जिसको लागू कराने का दायित्व राज्य को है, तो यह भी ऑप्शन सही हो जाएगा 27 का, क्योंकि यह आपका बी ऑप्शन सही है। एक विधिक अधिकार जो नागरिकों को प्राप्त है, यह भी तो सही है। आपका मौलिक अधिकार है जो किसी, यह मौलिक अधिकार नहीं है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ही किया गया है और यह आर्टिकल 39A है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए राज्य शब्द की परिभाषा जो है, यह राज्य शब्द की जो परिभाषा होती है, इसमें जितने भी सरकारी संस्थान है या जिसमें सरकार का शेयर लगा है, तो सब जो है राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। जैसे संसद हो गया, स्थानीय निकाय हो गए, राज्य सरकार के विधायी अंगों को प्रभावित करने वाले सरकार, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये चारों हैं, तो उपरोक्त डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति की नागरिकता की समाप्ति हो सकती है, तो कैसे हो सकती है? भारत युद्ध में व्यस्त है और कोई व्यक्ति जो भारत के नागरिक हैं जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है। तो देखिए भारत अगर कोई में युद्ध हो रहा है और कोई किसी देश में, तो वह किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं ग्रहण कर सकता, यह गलत है। वैसे तो कर सकता है, स्वेच्छा से स्वैच्छिक रूप से त्याग करके या बर्खास्त कर दिया जाए तो, और भारतीय नागरिकता समय बर्खास्त हो जाती है और संविधान के प्रति अनादर दिखाएगा तब पर भी हो जाएगा, लेकिन इस तरीके से नहीं होगा कि युद्ध में व्यस्त रहे तो हो जाए। और ना दूसरा देखेंगे, नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों से रह रहा हो, तो यह हो सकता है। नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश का नागरिकता ग्रहण कर ले, यह भी हो सकता है। भारतीय संविधान के प्रति अनादर जताया जाए, तो यह भी हो सकता है। तो आपका 2, 3, 4 हो सकते हैं, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत, तो इसमें कौन अंतर्गत नहीं आता है, आपका देख लेते हैं। तो सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार है, यह नहीं है। हड़ताल का अधिकार यही है, आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा आंसर। यह हड़ताल करने का अधिकार वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता, और यह वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस में आती है? आर्टिकल 19 में आती है। नेक्स्ट है, स्वर्ण सिंह समिति द्वारा 8 कर्तव्यों का सुझाव दिया गया था और 42वें संविधान संशोधन द्वारा कुल 11 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, तो यह गलत है। 11 नहीं, इसे जो है 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, वो बाद में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक कर्तव्य शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था। तो आपका यह जो है कि 10 था, तो इसलिए यह गलत हो जाएगा। और नेक्स्ट है, 6 से 14 वर्ष की उम्र के बीच अपने बच्चों की शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने का कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था, यह सही है। इसमें सही चुनना है, तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, 2 नंबर केवल सही है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कहा गया था कि उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है? तो यह किसके द्वारा कहा गया था? के.एम. मुंशी के द्वारा यह कहा गया था कि उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। ये 133 नंबर देखेंगे, करेंट का क्वेश्चन है। 29 दिसंबर 2021 को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला नया देश कौन सा था? तो देखिए यह जो ब्रिक्स के द्वारा तो इसमें जो है ब्रिक्स की जो स्थापना हुई है, ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना मतलब एनडीबी की जो स्थापना हुई है, यह ब्रिक्स के देशों के द्वारा की गई है। ब्रिक्स में BRICS, इसमें जो है 5 देश आते हैं। बी से होता है आपका ब्राज़ील, आर से रसिया, ई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। तो इन 5 देशों ने मिल करके एनडीबी बैंक की स्थापना की थी। इसमें पहले 5 थे, लेकिन बाद में 2 देश शामिल हुए। इसमें जो है कि सॉरी दोस्तों, 2 देश शामिल हुए, कौन कौन से? एक UAE शामिल हुआ और एक उरुग्वे शामिल हुआ, तो यह 7 देश हो गए। इसके बाद लास्ट में अभी शामिल हुआ है कौन? मिस्र शामिल हुआ है। तो आपका कितने देश हो गए इस समय? जो है वर्तमान में इसमें 9 देश हैं और इसमें जो है मिस्र शामिल हुआ, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 134 नंबर में देखेंगे, 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं वर्णित हैं। इसमें भाषाओं को उनकी सूची के अनुसार शामिल में क्रम व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए असमिया एवं बंगाली, कोंकणी एवं मणिपुरी,
संथाली और सिंधी। तो देखिए ये सब तो सुने होंगे सब लोग कि कोंकणी, मणिपुरी, संथाली, सिंधी, लेकिन असमिया और बंगाली नहीं सुने होंगे। तो अगर इसको नहीं जानते भी हैं ना, तब पर भी इसमें आपको कोई वो नहीं है कि नहीं हो पाएगा। देखिए असमिया और बंगाली का जो है ऑप्शन में पहले चारों ऑप्शन में आगे रख दिया, इसका मतलब स्थान निश्चित कर दिया गया है। तो आपको अब इन्हीं तीनों में से आपको खेलना है। तो देखिए सिंधी और संथाली और मणिपुरी और कोंकणी में से सबसे पहले सिंधी आएगा। यह 1967 में जोड़ा गया था। और संथाली, और उसके बाद कौन सा जोड़ा गया था आपका, उसके बाद जो है 71वें संविधान संशोधन के द्वारा नमक जोड़ा गया था, मतलब नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को। तो आपका यह आ जाएगा कब, 1992 में जोड़ा गया था 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। और संथाली, बोडो, डोगरी ये सब जो है किसका जोड़ा गया था, 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। तो आपका कौन आएगा, 4 के बाद आपका 2 के बाद 3। तो 4 के बाद 2 के बाद 3 आपका सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, संसद में विशेष बहुमत द्वारा एवं आधे राज्यों की संस्तुति के उपरांत निम्नलिखित किस अनुबंधों में के तहत संशोधित किया जा सकता है। तो देखिए यह किसके द्वारा संशोधित, मतलब विशेष बहुमत और आधे राज्यों के विधानमंडलों की संस्तुति कब जरूरत पड़ती है। तो देखिए यह अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन में यह गलत है, इसमें नहीं होता है। और केंद्र राज्य मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन इसमें होता है। और 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई भी विषय रहता है तो इसमें होता है। तो आपका 2 और 3 सही है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये सब जो है साधारण बहुमत से होते हैं या तो फिर संसद में विशेष बहुमत से, लेकिन इन दोनों के लिए ऑप्शन 2 और 3 के लिए संसद में विशेष बहुमत और आधे राज्यों के विधानमंडलों की संस्तुति के बाद ही ऐसा होता है। नेक्स्ट देखते हैं 136 नंबर, 29 दिसंबर 2021 को जारी आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार बैंकों की सकल गैर निष्पादित संपत्तियां 2021 में 6.9 से बढ़ करके ये सितंबर 2022 में 10% हो सकती है। तो यह जो है कि आपका गलत है, क्योंकि इसमें जो है कि बढ़ करके 8.5 तक जा सकती है, 8.1 तक जा सकती है। तो आपका यह जो है गलत हो जाएगा। तो और इसके बाद देख लेते हैं, इस रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा पास दबाव की स्थिति में भी समग्र और व्यक्तिगत स्तर पर पर्याप्त पूंजी है। तो आपका आर सही है, लेकिन ये गलत है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत में कौन सा गुण भारत की संसदीय व्यवस्था के गुण से मेल नहीं खाता है। तो देखिए बहुमत दल का शासन मेल खाता है, राजनीतिक एकरूपता मेल खाता है, शक्तियों का सम्मिश्रण ये भी मेल खाता है, लेकिन अस्थायित्व तो नहीं है। तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है 138 नंबर, भारत के संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 256 से 263 तक केंद्र और राज्य में निम्नलिखित किन संबंधों की व्यवस्था की गई है। तो आपका कौन सी व्यवस्था की गई है। तो देखिए 11वें भाग में आर्टिकल 256 से 263 तक प्रशासनिक संबंध की बात की गई है। आपका बी ऑप्शन सही है। 139 देखेंगे, किस संगठन द्वारा द चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशन 2021 मैनेजिंग एसेट्स फॉर द फ्यूचर रिपोर्ट जारी की गई है। तो देखिए यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, विश्व बैंक के द्वारा जारी की गई है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें है आपका कि पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 में बेंगलुरु स्थित गैर लाभकारी थिंक टैंक पब्लिक अफेयर सेंटर द्वारा जारी किया जाता है। तो आपका यह सही है। और 18 बड़े राज्यों के प्रशासन के अनुसार तेलंगाना ने प्रथम और तमिलनाडु ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। तो यह गलत है, तेलंगाना ने नहीं बल्कि केरल के बाद तमिलनाडु के बाद तेलंगाना ने। तो आपका यह बी 2 नंबर गलत हो जाएगा। और तीसरा है आपका केंद्र शासित प्रदेशों में पांडिचेरी ने प्रथम और जम्मू कश्मीर ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। तो यह सही है, पब्लिक अफेयर इंडेक्स में पांडिचेरी ने प्रथम और जम्मू कश्मीर ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। तो 1 नंबर और 3 नंबर सही, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 और 3। नेक्स्ट देखेंगे, किस देश ने दुनिया भर के AI अभियोजक विकसित किया है। तो AI अभियोजक का मतलब इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है विकसित किसने किया है। तो यह जो है आपका चीन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट आपका देखते हैं 142 नंबर, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 17वां संस्करण जारी किया गया 2022 में। यह किसके द्वारा किया गया, यह विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया। यह देख लीजिए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं UPPCS में, RO में, कि कौन सी जोखिम रिपोर्ट कौन जारी करता है। या रिपोर्ट मतलब रिपोर्ट से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब चलिए देखते हैं आगे, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में देशों के पासपोर्ट को उन गंतव्यों की संख्या के आधार पर रैंक करता है जहां उनके धारक पहले वीजा प्राप्त किए बिना जा सकते हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट एसोसिएशन द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के विश्लेषण द्वारा रैंकिंग तय की जाती है। तो आपका यह तो एक सही हो गया। हेनले पासपोर्ट सूचकांक में जापान और जर्मनी नवीनतम रैंकिंग के अनुसार संयुक्त रूप से प्रथम है। तो नहीं, गलत है। आपका जापान के साथ सिंगापुर है, जबकि दूसरे स्थान पर जर्मनी और दक्षिण कोरिया है। तो आपका
एक सही है लेकिन 2 गलत है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सत्य है। नेक्स्ट है 144 देख लेते हैं। गोल्डन ग्लोब 2022 ये ड्रामा श्रेणी में बेस्ट पिक्चर का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो द पावर ऑफ द डॉग को प्राप्त हुआ है बेस्ट पिक्चर फिल्म का पुरस्कार। और इसमें देखिए बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जो है वेस्ट साइड स्टोरी को प्राप्त हुआ है, तो आपका यह हो जाएगा, यह म्यूजिकल कॉमेडी है। 145 नंबर देखेंगे। यह दिया हुआ है कि प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ प्रकृति के संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के क्षेत्र में काम करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह डेटा एकत्र करने और विश्लेषण, अनुसंधान, क्षेत्र परियोजनाओं, वकालत और शिक्षा में शामिल है। और तो यह सही बात है। और प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ ने हाल ही में लाल चंदन को फिर से लाल सूची से लुप्तप्राय श्रेणी में वर्गीकृत किया है, तो आपका यह भी सही है। तो लाल चंदन को भी जो है उसमें सूची में रख दिया गया है, रेड सूची में। तो आपका 1 और 2 दोनों सही है, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 146 नंबर देख लेते हैं। ई गवर्नेंस 2021 में 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ई गवर्नेंस का जो यह 24वां सम्मेलन हुआ हैदराबाद के में हुआ, तेलंगाना के हैदराबाद में, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखते हैं अलका मित्तल। डॉक्टर अलका मित्तल को किस संस्था का पहली महिला निदेशक बनाया गया? तो ONGC को बनाया गया, ऑयल नेचुरल गैस, ONGC नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ठीक है, एक महारत्न कंपनी है और पहली महिला निदेशक है। 148 नंबर देख लेते हैं। अमेरिका स्थित संस्था सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च द्वारा 2021 में प्रकाशित की गई रिपोर्ट में भारतीय व्यवस्था को किस वर्ष तक विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान लगाया गया? तो यह 2031 तक लगाया गया है। 2031 तक, पहले तो 2030 तक था, लेकिन इस समय सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च के अनुसार भारत को 2031 तक के लिए तीसरी अर्थव्यवस्था बनाया गया है। इसके साथ ही चीन की अर्थव्यवस्था 2030 तक USA को पीछे छोड़कर पहले स्थान पर हो जाएगी, तो आपका यह भी ऑप्शन हो जाएगा। 149 नंबर देखेंगे। गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड आइडियाज ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो धीरेन्द्र झा है। जबकि जयंत घोषाल ने कौन सी पुस्तक लिखी है? ममता बियॉन्ड 2021, ममता बियॉन्ड 2021 जयंत घोषाल की पुस्तक है। और संजू वर्मा ने द मोदी गैम्बिट और डिकोडिंग मोदी 2.0 लिखी है। द मोदी गैम्बिट और डिकोडिंग मोदी 2.0 लिखी है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए एक फेस रिकग्नाइजेशन डिजिटल प्रणाली की शुरुआत किस नाम से की है? तो आपका यह डिजिटल या यूनिक के नाम से की गई है, तो आपका यह बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ आपका जो है दोस्तों यह आपका 150 क्वेश्चन पूरा हुआ। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।